देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार, 24 एनडी मीडिया पे मैं ज्योति सरनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र पे, जहाँ पर 5वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य आयोजक फिल्म निर्माता व डायरेक्टर धर्मेंद्र डांगी जी हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवार जी यहाँ पे पधारे हैं। पूरी टीम उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जिस इंट्रो के लिए आप बैठे हैं, उस इंट्रो के लिए मैं चाहता हूं कि वो शख्स जब खड़े हो तो मालूम पड़ेगा आपको कि मंजिलें मिलेगी परिंदों को, यकीनन फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर रहते हैं वो खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जनाब मोहतरम आदिल हुसैन। थैंक यू सर। साथ साथ इस महफिल को और रोशन करने डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा और श्री आदिल हुसैन जी, मशहूर टीवी और फिल्म अभिनेता श्री अरविंद कौशिक जी, हिरमी कुरुक्षेत्र से, श्री सौरभ चौधरी जी, श्री यश बाबू जी, चुग साहब, आप सभी का मैं इस 5वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्वागत करता हूं। ये फिल्म फेस्टिवल 2016 में हमने शुरू किया था और आज अपना 5वां कदम जो है बढ़ा रहा है। 5 दिन का फेस्टिवल है और आज दूसरा दिन है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम 75 फिल्मों का प्रदर्शन हम इस फेस्टिवल में कर रहे हैं। फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ साथ कुछ सोशल इशू भी हमने इस बार इस फेस्टिवल में डिस्कशन के लिए रखे हैं, जिसमें वाटर कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, वीमेन एम्पावरमेंट और जो बच्चे, जो नौजवान, जो युवक युवतियां फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए भी हमने सेशन रखे हैं। कल एक सेशन होगा कहानी से सिनेमा तक। जो स्क्रीन प्ले राइटिंग और स्टोरी राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बड़ा ही अहम सेशन रहेगा। इसके अलावा इस बार हमने कुछ हमारे जो फिल्म और सिनेमा से संबंधित जो मशहूर शख्सियतें रही हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हमने कुछ अवार्ड इस बार से हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें बलराज साहनी साहब, दादा साहब फाल्के, दिलीप कुमार साहब और भी बड़ी बड़ी जो हस्ती हैं, उनके नाम से हम जो है अवार्ड शुरू कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में जो हस्ती है आदिल हुसैन जी, उनको भी हम आज बलराज साहनी अवार्ड से हम नवाजेंगे। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा आदिल साहब के। सर, इस हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने अपने 5 साल में बड़ा ही नाम कमाया है देश विदेश में, और
निरंतर आगे बढ़ रहा है। और अगर हमें आप सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही मिलता रहा, सरकार का सहयोग ऐसे मिलता रहा, तो हमारी कोशिश है कि एक दिन ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया फिल्म फेस्टिवल होगा। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो चलिए आगे की एक्टिविटीज़ के लिए मैं आबिद सर को बुलाता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। शुक्रिया सर। शख्सियत ऐसी कि आपके सामने, अब बस इस शख्सियत के लिए क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शक इतने देर से देख रहे हैं, आप बताएं कि हम कैसे इस्तकबाल करें इस शख्सियत का। आइए एक अंदाज दर्शकों का जब अप्रिशिएशन मिलता है आपकी, किस तरह से अप्रिशिएशन देते हैं आप। दांगी जी के लिए अप्रिशिएशन चाहता हूँ आपसे। थैंक यू। पुरजोर कोशिश करते हैं कि हमारी सारी प्रस्तुतियाँ अच्छी हों और हमारे सम्मानित मंच को फख्र महसूस हो कि आपके राज्य में जब आपने मेहनत की, समाज सेवा की और आप हमारे समाज का हाथ पकड़कर आपने समाज को आगे बढ़ाया। विधानसभा स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के रूप में आप हम सब के नेता के रूप में समाज में आगे हैं। तो हमारी पुरजोर कोशिश है सर आज एक पूरे प्रस्तुति आपके लिए कि सर आप हमें बताइएगा कैसा रहा, और इस प्रस्तुति की रूपरेखा के लिए थोड़ा सा जो तरीका, इस फिल्म के बाद कुछ चर्चा जो हमारे बीच हमारे खास पहुँचे हैं आदिल साहब, और उसके बाद फिर आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा जिस प्रस्तुति के लिए हम आपके सामने आना चाहते हैं। जी सीमा जी। आज हमारे बीच में आदिल सर मौजूद हैं। सशक्त दुनिया के हम सब कायल हैं सर। आप बहुत सरल सहज अंदाज में आप जिस तरीके से आप स्क्रीन पर आते हैं वो सहज ही दिल में उतर जाता है, और वो रोल ऐसा होता है कि पिक्चर खत्म हो जाती है लेकिन आप वहीं हमारे दिलों में हैं। उसके बाद चर्चा होती है। हमारे घर में तो यही होता है, आपकी मूवी देखने के बाद बड़ा ही एक माहौल ऐसा होता है कि घंटे 2 घंटे हम उसी में डूबे रहते हैं, और चर्चा होती है कि छोटे से छोटा एक्शन आपने कितनी सहजता से कर लिया, कैसे आप उसमें गहरे उतर गए। तो इसी तरह की कुछ बातें हम आपसे करना चाहेंगे कि कैसे आप वो करैक्टर खुद हो जाते हैं, वो किरदार हो जाते हैं, आदि हुसैन एक तरफ रह जाते हैं और आप कैसे उस किरदार में खो जाते हैं और वही हो जाते हैं। और तो इसमें वो भी चीज़ बड़ी मशहूर है जनाब मोहतरम मुख्य अतिथि साहब हमारे बीच गंगवा सर, कि हरियाणा में जब शुरुआत हुई आप लोगों ने जिस तरह से फिल्म पॉलिसी की बात की है, जिस तरह से आपने रास्ते खोले हैं, जब डरते थे लोग यहाँ आने के लिए, आज देखिए कि आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होने लगे। बॉलीवुड के लोग हमारे यहाँ आकर खुश हैं और हमारे हरियाणा के बहुत सारे नाम आपके बीच में राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर के तौर पर अब यहाँ से निकल कर हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। रीजनल सिनेमा की बात आती है, आर्ट सिनेमा की बात आती है, जब हम इंटरनेशनल सिनेमा की बात करते हैं, जिस वक्त हम रीजनल के साथ एक लैंग्वेज के साथ साथ आदिल साहब की खासियत आसाम से निकले, असामिया, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तमाम जिसे वुड कहते हैं, उन तमाम अलग अलग अंदाज में अपने उरूज पर कि अपने अभिनय से लोगों के दिल में उतर जाना क्या होता है। ये शख्सियत हमारे बीच बैठी है, हमें फ़ख्र है सर आप पर कि आप जैसे शख्सियत से हम आज रूबरू हो रहे हैं। सिमन जी, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगा, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। आदिल सर आइए मंच पर आदिल साहब को कुछ इस अंदाज में इनवाइट करें कि उन्हें हरियाणा याद रहे। मेरे सभी श्रोता आइए। सर कुछ देर आपके जहन में वो तमाम तस्वीरें जो गुजरी हैं उस कल से लेकर आज तक की, वो कुछ मुख्तसर सी बातें और उसके बाद छोटी छोटी हमारे मन की जिज्ञासाएं, ये कुछ रहेगा सिलसिला इस कारवां का। नमस्कार। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और मुझे आप लोगों ने बुलाया। इतना आदर, सम्मान, प्यार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई डिप्टी स्पीकर साहब, और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि आजकल के ज़माने में प्यार मिलना
सब लोग अपने स्वार्थ के साथ घूमते हैं, सब लोग नहीं, बहुत लोग और ज़्यादातर लोग, और वहाँ पर सचमुच का प्यार मिलना बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और मैं इसलिए ऊपर वाला को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं असम से हूँ, और असमिया जो भाषा है उसमें लिंग नहीं होता है कि नाउन जो है, संज्ञा जो है, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता है। तो कुर्सी होती है या होता है मुझे अभी तक नहीं पता है, और पुलिस आती है क्यों होता है ये भी नहीं मुझे पता है, क्योंकि जब हिंदी शब्द का या भाषा का जो व्याकरण लिखा गया था उस समय शायद पुलिस फोर्स में औरतें थी नहीं, तो उसके बावजूद पुलिस क्यों आती है मुझे अभी तक नहीं पता है। तो इस वजह से सीखने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं सीख पाए। और जब मैं हिंदी में बात करता हूँ तो उच्चारण जो है जहाँ तक हो सकता है सही करने की कोशिश करता हूँ, और जब स्क्रिप्ट मुझे मिलता है तो शॉर्ट के बीच में कभी कभी मैं रुक जाता हूँ और कहता हूँ कि 1 मिनट भैया, था या थी, हाँ थी, ओके। तो ऐसे भी मुझे करना पड़ता है, और इसलिए हिंदी बोलते बोलते शायद मैं अंग्रेजी में जाऊं या फिर हिंदी में वापस आऊं, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। मैं ये चाहता हूं कि सवाल जवाब ज्यादा अच्छा होता है स्पीच के लिए। स्पीचेस जो देते हैं वो मेरे रग में वो भाषण देने का कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। सवाल जवाब बहुत अच्छा होता है। आप अगर मुझे सवाल पूछे तो मैं शायद उसका जवाब दे पाऊँ। हाँ, ऑडियंस के पास अगर कोई सवाल है या नहीं है तो अच्छी बात है, मैं जाके बैठ जाता हूँ। अगर सवाल है तो पूछिएगा। सर, हम लोग इस चीज की शुरुआत कुछ इस तरह से करें। बहुत कम वक्त होता है थिएटर का आदमी सिनेमा में इस कदर लोगों के जहन में छाया है। वो अभिनय की जब बात करते हैं, उरूज पर वो शिखर पर जिसे नेचुरल एक्टिंग, जिसके लिए हम आपके कायल हैं सर, वो जो राज है अभिनय का, एक्टिंग का, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं एक्ट करने के लिए। आज हरियाणा में हम खुशनसीब है कि एक माहौल मिला और आपका मिलना हुआ। वो एक्टिंग का जो आपके अंदर जिस चीज से कायल है सर, उस पर जरूर थोड़ी सी रोशनी डालें। उसके लिए तो पूरा एक किताब लिखना पड़ेगा मुझे। सवाल जितना गंभीर है और बहुत गहरी सवाल है और बहुत लंबा उसका जवाब है, लेकिन बहुत ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से जीवन को जब हम जीते हैं और जब आम जिंदगी हम जीते हैं, आम जिंदगी में जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, उसमें अगर समानुभूति, अंग्रेजी में उसको एम्पैथी कहते हैं, सम अनुभूति, अगर आपका अनुभव या आपके अंदर जो खुशी है, जो गम है, उसको अगर मैं सचमुच आम जिंदगी में महसूस कर पाता हूँ, उसके साथ अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, ना कि सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ व्यस्त हूँ और अपनी ज़िंदगी को लेके ही मैं खुश हूँ, दूसरों के प्रति जब प्यार, मोहब्बत, सचमुच की एम्पैथी, सचमुच की क्यूरियोसिटी कि क्या हुआ है आपके साथ, जब हम देखते हैं कोई खुश है तो खुश होना अच्छा मतलब आसान होता है, लेकिन जब कोई दुखी होता है, जिनको हम नहीं जानते हैं ज़्यादा, उनके दुखी में दुखी होना, इस किस्म के जो मानवीय क्वालिटीज़ हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, उसको जितना हम आम जिंदगी में प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो आप एक संवेदनशील इंसान बनते हैं। और वो एक्टर के लिए खास करके मेरे लिए बहुत ही it had become a kind of a weapon for me। अगर मैं इसको अस्त्र कहूँ, बहुत ही सुंदर सा अस्त्र है या औजार है। और मेरे अच्छे टीचर्स थे टीचर्स जो मेरे नसीब में थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे।
ओम जी से बहुत बात की हमने, आपके यहाँ से हैं। ओम पुरी जी, मैंने उनके साथ काम भी किया है। 20 साल पहले जासूस विजय एक सीरीज़ आता था, उसमें मैंने काम किया उनके साथ। उसके बाद फिर बहुत बातचीत की है। नसीरुद्दीन शाह जी मेरे टीचर थे, बैरी जॉन मेरे टीचर थे। तो इतने सारे अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने जान दे करके हमें सिखाया है। एनएसडी में जब मैं पढ़ता था 90 से लेकर के 93 तक, और जैसे 93 मैंने बोला 90 और हिंदी में बोला 93, मुझे नहीं मालूम 93 का हिंदी क्या होता है, क्या होता है 92। तो बहुत ही और लेकिन ये नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की है एक्टिंग को सीखने के लिए। एक चीज़ में मैंने मेहनत नहीं की और उस वजह से बहुत समय मुझे मिल गया था शैली पे काम करना। किस में मेहनत नहीं की, वो है नेटवर्किंग में मैंने मेहनत नहीं की। आजकल जो एक नेटवर्किंग का ज़माना लगता है, मुझे मेरे ख्याल से उसको हम ज़्यादा ही अहमियत देते हैं। कुछ चीज़ों के लिए शायद चाहिए, लेकिन एक्टर्स के लिए मेरे ख्याल से अगर एक्टिंग स्टूडेंट्स कोई है या कला का कोई अभ्यास करता है, मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी जो है वो शैली में, क्राफ्ट में, और जो आपका पैशन है उसमें अगर हम ज़्यादा समय लगाएं और गहराई से सीखें शैली को, क्राफ्ट को, उसमें आप मतलब 25-30 साल बिता दें, उसके बाद एक प्ले या एक फिल्म करें, पूरी ज़िंदगी, पूरा दुनिया आपको याद रखेगा। जो बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है। मैंने 55 से थिएटर किया 8 साल की उम्र से, और एनएसडी 3 साल का है। उसके बाद फिर 6 साल मैंने ट्रेनिंग किया और उसके बाद मैंने एक प्ले किया। मेरा उम्र था तब शायद 39 साल की उम्र में एक प्ले किया था, शेक्सपियर का लिखा हुआ। उस प्ले का नाम है ओथेलो, और वो प्ले लंदन में, सॉरी यूके में एडिनबरा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होता है। वहाँ पर 3000 प्लेज आते हैं पूरे दुनिया से, उसमें से पहला प्राइज हमको मिला। और जी, दैट वाज माय नॉट फर्स्ट प्ले, दैट वाज माय फर्स्ट प्ले आफ्टर एनएसडी। एनएसडी का ट्रेनिंग 90 से शुरू हुआ, मैंने ट्रेनिंग खत्म किया 99 में। तो 9 साल ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एनएसडी में मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता है, और इसलिए मैं करता रहा। एक टीचर से दूसरे टीचर के पास गया, पाँव पड़ा, मुझे कुछ और सिखाओ, कुछ और सिखाओ, कुछ और सिखाओ, करते करते 99 में मैंने जो प्ले किया। उसके बाद वो जब पहला हमको, इसको कहते हैं फ्रिंज फर्स्ट, अगर आप गूगल करें तो पता चल जाएगा, फ्रिंज फर्स्ट कहते हैं उसको। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अच्छा कुछ तो आता है एक्टिंग के बारे में। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे कभी गया ही नहीं, काम खोज के, काम तलाश करके कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया बॉम्बे गया हूँ शूटिंग करने, लेकिन काम की तलाश में, काम की तलाश में मैं काम नहीं, कभी नहीं गया। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है। द फैक्ट इज कि मुझे जाना नहीं पड़ा, या मुझे जाने का दिल भी नहीं था। मुझे फिल्मों में एक्टिंग करने का कोई शौक बचपन में था, लेकिन एनएसडी के ट्रेनिंग के बाद मुझे थिएटर से प्यार हो गया, और मैंने सोचा कि एनएसडी में मैं पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं थिएटर करूँगा, और बस ये काफ़ी है। मोटरसाइकिल है और मेरी बीवी के पास एक मारुति पुरानी 800 थी, तो मैंने कहा ये काफ़ी है, हम दोनों की ज़िंदगी चल जाएगी। तो उसके बाद फिर 2008 में अभिषेक चौबे, जिन्होंने इश्किया फिल्म की डायरेक्टर और राइटर भी थे, तो वो बॉम्बे से दिल्ली आके मुझे कन्विंस करके उनके फिल्म में काम करवाया, जो विद्या जी और मैं उसमें हस्बैंड एंड वाइफ था, विद्या बालन और मैं। और उसके बाद वो फिल्म फिर पॉपुलर हुआ, और फिर लोग पूछने लगे ये बंदा कौन है, तो कहते नहीं वो बंदा दिल्ली में रहता है, बॉम्बे रहता ही नहीं है। अच्छा बुलाओ उनको। तो फिर बुलाने से मुझे वहाँ होटल में रखते हैं, एक गाड़ी देते हैं,
एक स्पॉट बॉय दे दे। मैंने कहा अच्छी बात है यार, एनएसडी में जो मुझे पूरे महीने में मिलता है वो एक दिन में मिल जाता है। मैंने शादी भी कर लिया। तो ऐसे करते करते बस एक के बाद एक करता रहा और मैं बहुत आभारी हूँ बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी दुनिया में पहुँचाया और सचमुच की दुनिया, पूरे दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका से लेकर के कहाँ मैंने हमारी फिल्म जो हमने की है वो वहाँ प्रदर्शन हुआ। और मैंने अंग्रेजी में फिल्म किया, जैसे आप बता रहे थे, नॉर्वेजियन फिल्म में मुझे नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर के लिए 2018 में। और तो ये सारे जो है, अगर मैं वो फिल्म नहीं करता, अभिषेक चौबे की इश्किया अगर मैं नहीं करता तो शायद ये फिल्म भी नहीं कर पाता। क्योंकि फिल्म में जो आप सवाल पूछ रहे थे कि थिएटर से फिल्म जाना, इसका जो एक डिफरेंस है, जो पार्थक्य है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही, अगर टेक्निकली कोई समझना चाहता है, कोई एक्टिंग स्टूडेंट है यहाँ पर, इतना ही है कि जैसे मैं अभी यहाँ स्टेज में खड़ा हूँ और आखिर लास्ट सीट्स में जो पहुँचे हैं उनको अगर उन तक मैं पहुँचना चाहता हूँ तो मेरे जेस्चर जो है ये इतना करना होगा। हाँ, अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो आपसे यहाँ बात करूँगा मैं। लेकिन यहाँ जैसे आता हूँ तो ये प्रॉक्सिमिटी जो है उसको अगर आप ध्यान में रखें, जो डिस्टेंस है, कैमरा आपके आंखों तक यहाँ तक पहुँच सकता है। तो कैमरा जो है ऐसा एक दर्शक है जो आपके गोद में बैठ के आपको देख रहा है। तो आपके गोद में बैठते कौन कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि आपके इतने करीब कौन आ सकता है? आपकी माँ, अगर आप जब छोटे थे, बाबा, पिताजी, या डेंटिस्ट या ब्यूटिशियन, इतने सारे लोग ही आपके इतने करीब आ सकते हैं। लेकिन कैमरा जो है वो इतना इन्वेसिव है कि आपके पास यहाँ तक पहुँच सकता है, एक आंखों के अंदर भी पहुँचता है। तो उसको सिर्फ ध्यान में रखें, बस उतना ही डिफरेंस है मेरे ख्याल से। नहीं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम स्टेज एक्टर के लिए हमेशा लगता है कि यार वो बंदा उसको समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो एक चीज़ जो है, वी वांट टू ऑलवेज एक्सप्रेस लाउड, लेकिन कैमरा में आपको जरूरत ही नहीं है, कैमरा आपके पास आएगा। सो यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस, आपको सिर्फ महसूस करना है। और महसूस करने से, अगर सचमुच महसूस कर रहे हैं तो कैमरा आपको पकड़ेगा। अगर सचमुच नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब सो कॉल्ड एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर पकड़ने से भी कुछ नहीं होता है। लेकिन सचमुच महसूस करना, एक आवेग को, एक इमोशंस को, आपके अंदर सचमुच जो घट रहा है उसको बेशर्म, कोई भी निडर के साथ, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि डरना, सॉरी बांग्ला में कहता हूँ पहले, कि भय, लज्जा और घृणा, भय, डर और घृणा, ये तीन चीजें कोई भी मनुष्य के अंदर नहीं रहनी चाहिए। तीनों एक साथ नहीं रहना चाहिए, एक नहीं और एक दूसरा है तो नहीं चलेगा। भय, डर और घृणा, ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको अगर सचमुच ऊपर पहुंचना है, ऊपर मतलब मोक्ष, आप अगर डिवाइन के साथ विलीन होना चाहते हैं, तो ये तीन चीजें अगर हम एक्टर के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, भय भी नहीं होना चाहिए, लज्जा भी नहीं, घृणा भी नहीं। तो जब ये सब हटा के अपने आप को, जैसे हनुमान जी, राम जी के लिए कि आपके अंदर क्या घट रहा है, उसको आप बेशर्मी के साथ और बिना घृणा के साथ और बिना डर के साथ आप you open your heart so that the audience can see what is going on inside you. That is probably, if I look at it from Indian perspective. एक सवाल का बहुत लंबा जवाब दिया, इसलिए मत पूछिए वहाँ सवाल। लो, उनको जाना है, ये घर जाना है। सेम एक्टर ना होते तो क्या होते?
क्या होना चाहते हैं? शायद आई लव कुकिंग, मैं अभी भी अपनी बीवी के लिए खाना बनाता हूँ हर दिन। और मेरी बीवी के दिल के अंदर में शायद पेट के जरिए ही ये पहुँचा। बच्चों के लिए एक ही बच्चा है, बेटा है हमारे, और शायद आई वुड हैव बीन अ कुक और शेफ, व्हाटएवर यू कॉल इट, नहीं तो शायद पता नहीं। और ये दो ही चीज़ आता है, और गाड़ी चलाना आता है मुझे, आई लव ड्राइविंग, तो शायद किसी के आपके वहाँ। और इतने सारे किरदारों में आपने जो अलग अलग किरदार निभाए में आपकी दिल के करीब कौन सा किरदार है? सबसे दिल के करीब है, पता नहीं आप लोगों ने देखे कि नहीं, वो सबसे फेवरेट फिल्म है मेरी मुक्ति भवन, जहाँ मैंने अपने मेरे पिताजी को ले के बनारस जाता हूँ, क्योंकि वो, हाँ, वो सबसे फेवरेट कैरेक्टर है मेरी मुक्ति भवन में। जी 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 हाँ मेरे साथ डॉक्टर रोमा और मेरी को होस्ट गायत्री हैं जी। इस तरफ से फोकस करते हैं, आप सवाल करना चाहते हैं। Sir, I have a question. Because Yes, I please. don't know that how many people have watched Mukti Bhavan are in this premises, but frankly, I'm a fan of such movies, and you are one of such actors कि जो जिस मूवी में या किसी सीरीज में होते हैं, वो सीरीज हम सिर्फ उनके लिए देखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। And few faces are there, not like every face. But today we have come just for you, just to meet you. And it's your favorite movie as well as it's my favorite movie. Sorry to say, but first time I noticed you in that movie. You worked with Kabine, Lutere, Kabir Singh, a lot more. You worked with English English also, and after Mukti Bhavan. So English English, I know that this is Adil. But after watching Mukti Bhavan, I was like fan. I was like, yeah, I just want to know English and Mukti Bhavan. That's commercial cinema. This is not so commercial, and this is, I mean, I don't know. This is art cinema or what? You can call it. We call it independent. Offbeat Yeah, cinema. offbeat, Offbeat, independent. yes, offbeat cinema. So I just want to know, you just said that that's your favorite movie. So how tough was that movie? Was that movie tough or the normal commercial cinema? I mean, ज़्यादा जोर किसमें लगता है? मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है, एक भी किसी भी रोल के लिए आपको उतना ही मेहनत करना पड़ता है। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जैसे मुक्ति भवन। बाय द वे, मुक्ति भवन अगर आप लोगों ने नहीं देखी, वो हॉटस्टार में है, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। परिवार के साथ देखिएगा, माँ पिताजी के साथ देखिएगा तो और भी अच्छा लगेगा आपको। तो कोई भी रोल जो है, आई डिडंट गेट योर नेम मैम। This is Roma. Roma? Roma, yes. Hi Roma. So I think every role has its own challenges. Like in English, it doesn't matter whether it's a commercial movie. Some directors would demand everything out of you. Like they would say, no, one more. We want deeper. But some roles, like Mukti Bhavan, वो बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। तो एक्टर का काम जो है 50% लिखाई में वो राइटर्स कर देते हैं। उसमें जो ऑर्गेनिसिटी है, उसमें जो ऑर्गेनिसिटी को मैं हिंदी में मौलिकता इज फंडामेंट, मौलिकता इज ओरिजिनलिटी, ऑर्गेनिसिटी इज जो द वे सॉरी सर जीवंतता मतलब जो एक नेचुरल क्वालिटी है, जो एक सत्य से दूसरा सत्य जब निकलता है, एक झूठ से अगर सत्य निकलता है, उस सत्य में कमजोरी आती है। अगर सचमुच एक गहरी सत्य है, उस सत्य से दूसरा जब सत्य उसमें से उभर कर आता है, वो एक तरीका है लिखाई में, उनका कैरेक्टराइजेशन में है और उसके नैरेटिव में है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिल्म बनाने के पीछे जो मकसद है वो बहुत बेहतरीन है। उसके वजह से बाकी चीज़ें जो है उसके ब्रांचेस, उसके टहनी बहुत सुंदर से, और फिर एक फूल बनता है। तो
तो मेरे ख्याल से उसमें मेहनत उतना नहीं होता है जितना एक खराब लिखे हुए फिल्मों में आपको कन्विंसिंग रोल करना पड़ता है। जैसे बच्चन साहब इतना बढ़िया करते हैं, अगर किसी ने माँ का दूध पी तो, मतलब इस किस्म के लाइन मतलब इतने कन्विंसिंगली सिर्फ बच्चन साहब ही बोल सकता है। बहुत खराब लिखे फिल्म में उन्होंने काम किया है, लेकिन बहुत कन्विंसिंगली उन्होंने काम किया है। और जो अच्छे लिखे हुए फिल्में उसमें आसान होता है एक्टर्स को काम करने के लिए। Thank you so much. And this is Gayatri. Sir, I was supposed to be there on stage, but I chose sitting. I've chosen this seat behind you, so that I can sit and watch the movie with you. I'm such a huge fan from English, and so many other movies I've seen. And really, I've just not seen this movie, Mukti Bhavan. I'm going to go home and straight away watch this movie. Thank you so much. Pleasure, Madam Gayatri. Thank you so much. अभी लोगों को जाना भी है घर। We will have time. आप अपनी बताइए। अच्छा, is there anybody here? Here's a gentleman who wants to ask you a question there. पहले यहाँ भी देखिए, मैं इस सवाल को इस तरीके से ले रहा हूँ क्योंकि एक टफ टाइम हम पिछले 2 साल में हमने, क्योंकि कंसंट्रेशन का टाइम था व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द कोविड, अ न्यू प्लेटफॉर्म केम इन द नेम ऑफ OTT मूवी। बहुत सारी चीज़ों का समावेश हुआ, कमर्शियल मूवीज़ का और ऑन स्पॉट जो प्लेज आप लोग करते हैं स्टेज, उसका एक मिश्रण मुझे ऐसा लगा एज अ कॉमन मैन, इट वॉज अ OTT प्लेटफॉर्म विच वांटेड टू डिलीवर। आई डोंट नो हाउ फार आई एम कन्विंसिंग यू ऑन दिस इशू, पर क्या आप समझते हैं देयर इज ए न्यू वे कमिंग आउट, एक नई सोच बन रही है इससे इस देश में कि कमर्शियल मूवी के साथ साथ कुछ रियल टाइम मूवीज का दौर अब शुरू हुआ है। हाउ यू रिएक्ट ऑन दिस इशू? I don't understand the last part. Real time movie मतलब? Real time, I would say the real time means what is happening. We used to see something which is very commercialized. Right. Yeah, exactly. Realistic. Yeah. So, do you react on this issue now? No, real time movie मतलब realistic film. Yeah. अच्छा, yes. I think एक तो है commercial movie commercial movie मतलब जो चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के या रंग लगा के अपने ऑडियंस को अपनी जो ज़िंदगी मुश्किल के साथ जो जीते हैं उससे बाहर निकाल के लिए, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एस्केपिज्म, तो एस्केपिज्म के एटीट्यूड से मूवी बनाते हैं लोग, एंड इट्स ओके, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। द प्रॉब्लम इज दैट हम एस्केप सचमुच कर तो नहीं सकते हैं ना। हम 2 घंटा एक धम धड़ाका फिल्म देख लिया और जो रियलिटी है उसको हम 2 घंटे के लिए भूल गए, लेकिन फिर बाहर भी तो निकलना है। तो बेहतर ये होगा कि जो रियलिटी में हम जीते हैं उस रियलिटी को और बेहतरीन तरीके से हम कैसे समझें और उस समस्याओं को हम कैसे सुलझाएं, और वो समस्या सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, अंदरूनी समस्या है। आपके अंदर आपके आवेग कैसे काम करते हैं, आप सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उनसे क्यों टेंशन है, समाज से क्या परिवर्तन चाहते हैं, ये सारे चीज़ें अगर जो लिखने वाले हैं वो अगर उनके पास अगर थोड़ा सा ज्ञान है तो ऐसे फिल्में बनाएं जो रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है और समाज को एक पर्सपेक्टिव दे दे। जैसे मैं ऋग्वेद पढ़ रहा था तो उसमें जो सृष्टि की कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, अंग्रेजी में पढ़ा मैंने, लेकिन संस्कृत मुझे नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें लिखा है कि इन द बिगिनिंग, सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग, देन केम द नॉन बीइंग। नॉन बीइंग मुझे समझ में नहीं आया कि जो बीइंग नहीं है, फ्रॉम नॉन बीइंग केम द बीइंग एंड द बीइंग वाज लोनली एंड बोर्ड। कि पहला जो एंटिटी आया वो बहुत बोर हो रहे थे
और अकेला था, और वो अकेलेपन में किसी और एक चीज को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, लेकिन वो अकेला था और किसी और को बनाने के लिए उनके पास शक्ति था, लेकिन वो चाह नहीं रहा था कि मैं किसी और को बनाऊं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं जिसके साथ खेलूंगा वो मेरे इक्वल होने चाहिए। तो डिलेमा है, मैं बना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको बनाता तो आप मुझे जी हजूरी करोगे, मैं सृष्टि करता हो गया और आप सृष्टि हो गए तो आप मुझे जी हजूरी करोगे। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं किसी को बनाऊं, लेकिन इक्वल कैसे कर सकता हूं। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया और पूरा विश्व ब्रह्मांड वहां से तैयार हुआ। अकॉर्डिंग टू the Rig Veda that I read, that it sacrificed itself into the multiplicity of the universe to play with itself. तो ये जो मास्टर गेम है, ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड, प्रकृति जो अपने आप के साथ खेलता है, प्रकृति जो अपने आप को हर दिन क्रम विवर्तन के थ्रू ले जा रहा है, मनुष्य जाति को लेकर के सारे जितने सारे सृष्टि के जितने चीजें हैं, तो वो एक्टर्स के लिए, एक लिखने वालों के लिए, उनको अगर ध्यान में रखें कि समाज में जैसे हम आप लोग वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक नाटक में कर रहा हूँ और इतना अच्छा कर रहा हूँ कि आप लोग, जैसे ओथेलो मैंने किया, ओथेलो में मैंने डेस्डिमोना को गला घोट के मार दिया, और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ आप लोग कहते हैं अरे यार आदिल इतना बढ़िया नाटक किया। अगर सचमुच जिंदगी में ऐसा करूं तो आप लोग तो मुझे पुलिस में दे दोगे। तो समथिंग दैट वहां बैठ के आपको लगता है कि वो रियलिटी है और ये रियल नहीं है। बहुत अच्छा करूं तो कुछ क्षण के लिए आप भूल जाते हो कि ये रियल नहीं है, वो रियल है। और हमारे भारतवर्ष में इतने सारे संत ऋषि मुनि पैदा हुए हैं और जो कुछ दिन पहले तक भी जिंदा थे, अभी भी है बहुत सारे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन श्री अरविंदो कहिए, रामकृष्ण कहिए, लाहिरी महाशय कहिए, या फिर रामना महर्षि कहिए, ये सारे लोग जितने सारे प्रैक्टिसेस आप लोगों को लिए छोड़ के गया है, सिर्फ इसको समझने के लिए कि ये जो जिंदगी है वो भी लीला है, उसके ऊपर हमको जाना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, आम जिंदगी, वो भी एक नाटक है, एक लीला है। और उस लीला को समझने के लिए नाटककार कम से कम ऑडियंस को इतना तो बोलते वो जिंदगी है और ये नाटक है, और ऋषि मुनि कह रहे हैं कि नहीं वो जिंदगी है, वो नहीं, वो नाटक है, और उसके परे जो है वो असलियत है। जब हम मरने के बाद जो भी हो, जीते जी भी काफी सारे लोग जैसे रामकृष्ण जी समाधि में चले जाते थे। तो ये समझाना कहानीकार को या जो लिखते हैं कि समाज में थोड़ा सा अपने आप को जो है हल्का सा उठा करके मैक्रो व्यू जो कहता है, टू लुक एट द सोसाइटी, टू लुक एट लाइफ फ्रॉम अ बर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ड्रोन में जाके थोड़ा सा देखिए, अच्छा वहाँ ये हो रहा है, ये वहाँ ये हो रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो लिखने वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स माय रिस्पॉन्स। सॉरी मेरी हिंदी बहुत ही खराब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच। हम लोग इसे क्योंकि वक्त की नज़ाकत और जनाब सब चीज़ों को देखते हुए, हाँ, आखिरी जो सवाल है कंटिन्यू एक बार में आप अपने सवाल 2-3 लोग सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद इस सेशन को क्लोज करें। जी जल्दी से अपना नाम बताइए और सवाल पूछ लीजिए। मुझे बोलिए आप, छोटा जवाब दीजिए क्योंकि मेरी भाषा। नमस्कार सर। मेरा नाम निकिता है। मैं आपसे सर एक बात जानना चाहूँगी कि जो एक अभिनेता होता है वो अपने किरदारों के जरिए, अपनी पिक्चर्स के जरिए ऐसा कोई संदेश देता है लोगों को, कभी ह्यूमैनिटी का, कभी प्यार मोहब्बत का, कभी समाज को सुधारने की बातें करता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ऐसा कौन सा फेवरेट किरदार रहा होगा जिसे आप ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी, लोगों में भी और साथ ही साथ खुद में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? इसी से एक और छोटी सी रिलेटेड बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि किरदार अपने अंदर अपने जो रोल को इस तरीके से बसा लेते हैं कि अगर मतलब उस किरदार से निकलने की कोशिश करें तो वो निकल नहीं पाते।
और अगर कभी शूटिंग के टाइम पे आपको गुस्सा आ रहा हो या फिर किसी के काम पर आपको गुस्सा आ रहा हो, तो क्या आप अपने उस किरदार की वजह से अपनी फैमिली वालों पर या अपने आसपास वालों पर भी उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, या उस किरदार से निकल पाते हैं, या क्या कैसे क्या उस पर रिएक्ट करते हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, पहला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल का जो पहला अंश है उसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि सारे किरदार जो मैं निभाता हूँ उसमें एक चीज़ वो ये सवाल मैंने अपने टीचर से पूछा था। आप बैठिए प्लीज़। अपने टीचर, एक्टिंग टीचर जो श्री अरविंद आश्रम में आश्रमाइट है, मेरे बहुत ही दिल के करीब के टीचर है मिस्टर शोपन बोशु। तो उनको पूछा था कि सर मैं तो पैसा भी कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्टिंग की वजह से समाज में क्या हो रहा है, समाज के भलाई में कैसे कर रहा हूँ। जो एक्टिविस्ट हैं, जो सचमुच जैसे NGOs हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो समाज के लिए सचमुच कुछ करता है, लेकिन मैं तो बस एक्टिंग ही कर रहा हूँ, तो मेरे कार्य से समाज में क्या भलाई हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आदिल, तुम जब करते हो, अगर सचमुच गहराई में जाके करते हो, तुम जो रोल करते हो, जैसे इंग्लिश में, अगर सब लोगों ने शायद किसी ने ज़्यादा देखा वो फिल्म है, इंग्लिश में आपने एक मेल शोविनिस्ट हस्बैंड का रोल किया है। तो उसमें करते समय आपको लोगों के साथ लोगों ने सोचा कि आप वैसा हो कुछ पल के लिए, लेकिन आप वैसा नहीं हो, ये भी जानते हैं शायद, या नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो एक एम्पैथी कहते हैं ना, आई एम ट्राइंग टू आंसर, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि अगर मैं आपके दिल में, मेरे चरित्र के जरिए आपके दिल में इस चरित्र के लिए एक एम्पैथी पैदा कर पाता हूँ, एक सहानुभूति, समानुभूति पैदा कर पाता हूँ, तब मेरा काम हो गया। वो क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हर कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड? हर एक आदमी, हर एक के अंदर ग्रे शेड्स होते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट भी कुछ वक्त के लिए आप बन सकते हो। आम जिंदगी की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आम जिंदगी में कभी कभी हम लोग जीसस क्राइस्ट भी है, चलो तुम्हें माफ कर दिया, और कभी कभी हम हिटलर भी है, तुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है, तुझे जा निकल, हिटलर हो गया ना। तो किस चीज के, किस क्वालिटी को हम नरिश करते हैं, किसको हम क्या कहते हैं उसको, द क्वालिटी विच वी नरिश, विच वी पुट वाटर विल बिकम मोर। तो एक आदमी को, कोई भी कैरेक्टर को विलन या हीरो के रूप में नहीं देखनी चाहिए। 2-3 हीरोज हमारे भारतवर्ष के नैरेटिव में हैं। राम जी थे, अर्जुन जी, कृष्ण, उनके भी देखिए ना क्या क्या कांड हुआ, मतलब स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं पाए, है कि नहीं। तो ब्लैक एंड व्हाइट कोई नहीं होता है उसके अंदर। महाभारत इतना, मतलब इससे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, नॉट वन, आई थिंक द ग्रेटेस्ट राइटिंग इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, महाभारत। क्योंकि इतने सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं, इसको समझाने के लिए कि कोई आदमी बुरा या मतलब टोटली बैड एंड टोटली गुड नहीं हो सकता है। अगर जी हाँ, सभी रंग होते हैं, और उसको अगर मैं आपको समझा पाया तो मेरा गिफ्ट है सोसाइटी के लिए, that if I can create a little empathy about the person who is supposedly villain, then my job is done. And then आपका सवाल था, सॉरी जवाब लंबा हो रहा है क्योंकि मेरी भाषा बहुत ही खराब है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, ओथेलो करते समय वापस आया और मेरी बीवी, आर यू ओके? यू आर लुकिंग एट मी लाइक यू आर गोइंग टू किल मी। सो देन आई सडनली रियलाइज अभी बिल्कुल नहीं होता है, जैसे शॉट खत्म हो गया, आई एम बैक टू लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर, विशाल यादव। हाय विशाल। सर, माय क्वेश्चन इज कि आज का यूथ जब एक्टर या और भी कुछ बनना चाहता है फिल्म इंडस्ट्री में, लाइक डायरेक्टर या फिर और भी कुछ, तो सर उस टाइम पे सक्सेस रेशो सर बहुत कम है, और उस टाइम में फेलियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स भी हैं
और जो फेलियर्स को टैकल नहीं कर पाए। सर मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है आपसे कि आपकी लाइफ में भी फेलियर्स आए होंगे, तो सर हम जानना चाहते हैं आपसे, आपकी लाइफ की मोटिवेशन लेना चाहते हैं आपसे कि उस टाइम में आपने फेलियर्स को कैसे टैकल करा, और हम जैसे युवा जो सोच रहे हैं इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए, तो फेलियर्स को कैसे हैंडल करें। एक और हमारे साथ ही कंटिन्यू ये सवाल लेकर उसके बाद हम किसको क्लोज। जी सिंह साहब प्लीज आप अपना परिचय दें। आई एम नरेंद्र सिंह। हाय नरेंद्र जी। हेलो सर। जी सर मेरा सवाल आपसे है, जैसे कोई इमोशनल शॉट आप करते हैं तो वो इमोशन लाने के लिए आपके अपनी रियल जिंदगी का कोई इंसिडेंट उसमें डालते हैं उसको व्यक्त करने के लिए, या खुद से एक्सप्रेशन या उसको इमेजिन करके करते हैं सर। थैंक यू सर। ऑलराइट, पहला जो सवाल है फेलियर और उसके बाद यस फेलियर। नहीं मैं भूल जाऊंगा सवाल है। आपका सवाल जो है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि एक्टिंग मेरा करियर है। मैं गलत आदमी हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, बिकॉज मैं एक्टिंग से प्यार हो गया था बचपन में और करता रहा, और मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर इसके ज़रिए मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। और 2010 तक मैंने पैसा नहीं कमाया था। 10 साल की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत, लेकिन वो काफ़ी नहीं था, और बहुत खुश था लेकिन, क्योंकि मुझे इतना पसंद है एक्टिंग। तो सचमुच अगर पसंद करते हैं तभी जाया करिए, नहीं तो मत जाइए। क्योंकि किसी अगर सचमुच प्रेम होता है अभिनय से या किसी भी चीज़ से जिसको आप सचमुच करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन सर्विस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, आपको देश की सेवा करना है सचमुच, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, कुछ भी अगर करना चाहते हैं, तो अगर सचमुच प्यार करते हैं, आपको पैसा नहीं भी मिले दिल तो खुश है, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसको आप पसंद करते हो। थोड़ा पैसा मिले, रात को नींद नहीं आए या बिस्तर नहीं है ज़्यादा रहने के लिए अच्छा, फिर भी आप खुश हो क्योंकि आप वो कर रहे हो जिसको आप पसंद करते हो या जिसको आप प्यार करते हो। उसके बाद पैसा मिल जाए तो ऊपर से वो है, तो होता है ना कि अपने खाना खा लिया, किसी ने आगे बोला कि रसगुल्ला भी है, हाँ डिजर्ट भी है, तो पैसा मेरे लिए डिजर्ट है, या नाम शोहरत जो भी हो वो डिजर्ट है, मतलब खाने के बाद रसगुल्ला। खाना क्या है मेरा, जो एक्टिंग करने का जो काम है। अभी अगर मैं एक सीन करूं, वो सीन करते समय जो मजा आता है वो मेरा खाना है। उसके बाद क्या होगा मैं ये तालिया के लिए मैंने कभी नहीं किया, मुझे करते समय मजा आया, और मजा आने के वजह से लोगों को पसंद आया, और उस वजह से लोगों ने ताली बजाई। वो बहुत बात की बात है। करते समय अगर मजा नहीं आता है और वो आपका पेट नहीं भरता है, the act of acting has to feed your stomach, your heart. If it doesn't fulfill it, that means you are not in love with it. And if you are not in love with it, you may become famous, but you may not become famous. If you don't become famous, then what will you do? आपका बैकअप प्लान क्या है उसके लिए? तो करियर का सवाल वो किसी और को पूछना पड़ेगा आपको। और एक सिंह साहब का इमोशंस सर हर समय अगर नहीं उनका सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो पूछा नरेंद्र जी, आप बैठिए प्लीज, मत खड़े मत होइए। तो सवाल का जवाब है कि हमेशा जितने सारे पूरे पृथ्वी के महान एक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत महान मानता हूँ, वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि इमोशंस जो है हमेशा रियल होनी चाहिए, आपका होनी चाहिए। उसको कैसे लाते हैं आप इस वक्त जब आप एक्टिंग करते हो, उसके ढेर सारे टेक्निक्स हैं। एक तो है कि जो आपके साथ घटा है उसको याद करें, उसको हम कहते हैं इमोशनल मेमोरी। एक्टिंग के जो स्कूल्स के जितने सारे भाषा है उस भाषा में हम कहते हैं इमोशनल मेमोरी, लेकिन कभी कभी वो इमोशनल मेमोरी काम नहीं भी कर सकता है। तो हमारे भारतीय जो कला है, जो नाट्यशास्त्र 5000 साल पहले लिखा गया है, ये बताते हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स है और मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि ढेर सारे स्कूलों में क्या है, वेस्टर्न टेक्निक सिखाया जाता है और भारतीय टेक्निक जो है कम सिखाया जाता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भारतीय टेक्निक मेरे ख्याल से, मैं आप लोगों की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ,
भारतीय टेक्निक जो है वो ज़्यादा मेरे लिए काम करता है, और वो सांस के ज़रिए आवेग का, सांस के साथ आवेग का जो एक डीप बहुत गहरी कनेक्शन है, उसको कैसे हम एक साथ काम करा सकते हैं। आप जैसे सांस लेते हैं, जिस किस्म के सांस लेते हैं उस किस्म का आवेग आप पैदा कर सकते हैं। और एक्टिंग करते समय उसको आप क्या, हम क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस को सरगम के जैसे हम सारेगा सिंगर्स प्रैक्टिस करते हैं, एक्टर्स का प्रैक्टिस क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा एक्टिंग करते हो। सांस के साथ आपका आवेग का क्या संपर्क है, वो प्रैक्टिस अगर आप दिन भर रात भर सालों साल करते रहते हो तो जब आप कैमरा के सामने आते हो तो हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता है। तो जैसे भीमसेन जोशी जी, उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि सामने जाऊँ गा लेता है, वो भी नहीं गाता है, गाना उनको गाते हैं। गाना सुर जो है वो भीमसेन जोशी नहीं गाते हैं, तो गाना जो है भीमसेन जोशी को गाते हैं। तो इस किस्म के एक स्थिति पर पहुंचने के लिए बहुत सरगम की जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मिश्रण में अध्यात्म का, चेतना का, मेडिटेशन का, एक्टिंग का, डायरेक्शन का, सांसों को कंट्रोल करना, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक अभिनय बनती है, एक्टिंग बनती है। आपने उस सलीके से जो हमें बताया, हमने उसमें अध्यात्म भी देखा, उसमें संसार के साथ एक्ट करना भी सीखा सर। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरी ऑडियंस की तरफ से, हरियाणा के वासियों की तरफ से एक बार हमारे बीच आए, किस तरीके से इन्होंने भारत भूमि नाटक को, हमारे महाभारत को और हमारी धरती को, पवित्र धरा को किस ढंग से आपने अपने शब्दों में उकेरा है। बहुत शुक्रिया सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। दिल ना मिलते तो दिल की बात अधूरी रहती, आप ना आते तो आज की बात अधूरी रहती। आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। तो हमारे बीच में आइए भाई गंगवा जी, जो कि हमारे भाई हैं, जैसे ही हमने सुना हम इनको ऊपर लेके ही जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने आज सुना कि रणवीर गंगवा जी आ रहे हैं, तो मैंने कापी कलम उठाया और गीत लिखना शुरू किया हरियाणवी। क्यों, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हम जहाँ से आए हैं ये वहीं से पाए हैं, क्योंकि नलवा हल्का से और हमारे बिल्कुल पड़ोस से है ये भाई साहब, और दिल खोल के आए हैं। किसी के दिल हो ना हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। ये डांगी साहब हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैडम हम हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट करना चाहते हैं। मैंने कहा हम भी कर रहे हैं। ये मैडम बिमला दुआ ने कनाडा से आई हैं, मैं भी कनाडा से आई हूँ, और हम भी प्रमोट कर रहे हैं विदेशों में। लेकिन थोड़ी सी अगर सरकार जो है उसमें आहुति डाल दे तो हम और भी ज़्यादा अपने कल्चर को उजागर कर सकते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा गीत हरियाणवी। आए सखी कुरुक्षेत्र में, हम आए सखी कुरुक्षेत्र में, हम हिंद की शान बढ़ाएंगे, मेहमाना का करा स्वागत हरियाणा चमकाएंगे, मेहमाना का करा स्वागत हरियाणा चमकाएंगे। आए सखी कुरुक्षेत्र में, हम मान बढ़ाएंगे, मेहमाना का करा स्वागत हरियाणा चमकाएंगे, मेहमाना का करा स्वागत हरियाणा चमकाएंगे। सारी सहेली रल मिल के हम गीत खुशी के गाएंगे, सारी सहेली गाइए गीत खुशी के गाएंगे। हमारे घर पूरे कलाकारों का प्रयास आपको कैसा लगा? आपके बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़ी बहन राजरानी मैदान जी, जो मेरे ही हल्के से है, हिसार से है,
और चंद्रलेन जिस कॉलोनी का इन्होंने जिक्र किया वो भी मेरे हलके के अंदर आती है, तो ये मेरे वोटर भी है, सपोर्टर भी है। और आज यहाँ जोरदार तरीके से स्वागत किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में सीनियर अभिनेता अभी जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आपके क्वेश्चन का जवाब दिया, आपको ज्ञान देने का काम भी किया, आदरणीय आदिल हुसैन जी, आदरणीय डांगी साहब और सभी यहाँ उपस्थित 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के, हरियाणा के फिल्म फेस्टिवल के इस महोत्सव में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ डांगी साहब के, इनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। और विशेष तौर से हरियाणा का नागरिक होने के नाते हरियाणा की तरफ से और हरियाणा विधानसभा की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय सीनियर अभिनेता आदिल हुसैन जी का। जितने भी हमारे जो बाहर से फिल्म फेस्टिवल के अंदर यहाँ चार चांद लगाने के लिए, यहाँ को हौसला देने के लिए, जो दिल्ली से मुंबई से जितने भी साथी आए हैं, उनका मैं इस गीता की धरती, श्री कृष्ण की धरती, ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही अच्छा लगा आदिल जी ने जिस तरीके से यहाँ जवाब दिया। ये न केवल सीनियर अभिनेता है बल्कि ज्ञान का भंडार तो है ही, एक धर्म में विश्वास रखने वाले, जिस तरीके से इन्होंने चाहे ऋग्वेद का जिक्र किया हो, चाहे हमारे संतों महात्माओं पीर पैगंबरों का जिक्र किया हो, यानी हर क्षेत्र के अंदर ये जो है गहरी रुचि रखने वाले हैं। इसलिए विशेष तौर से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ डांगी जी के, इतने महान कलाकार, महान अभिनेता के से मिलने का मौका भी आप लोगों ने दिया। अभी क्योंकि हम तो अभी जैसे कह रहे थे कि भाषण नहीं आता, हम भाषण देने वाले लोग हैं, इसलिए समय कोई भाषण का नहीं है। बहुत ही अच्छे कल्चरल प्रोग्राम और फिल्म महोत्सव चल रहा है, तो मैं केवल ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, हरियाणा सरकार ने भी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी भी जो है बनाने का काम किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में पंचकुला के अंदर भी हमने फिल्म सिटी बनाने का भी प्रयास है कि जल्दी वहाँ बनाई जाए, ताकि हमारे हरियाणा के जो युवक है, युवतियाँ हैं, बहनें हैं, उनको भी अपनी कला के माध्यम से आगे जाने का अवसर मिले। निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार जो है, उनकी एक विशेष रुचि है कि हम हर क्षेत्र में हमारे युवक जो है वो आगे बढ़ें, इसके लिए उनको मौका देने का काम जो है वो कर रहे हैं। और इस तरीके के प्रोग्रामों से जिस तरीके से न केवल मनोरंजन बल्कि बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, अच्छा एक ज्ञान देने का काम भी करते हैं। जैसे हमारे बहनें हैं ये जो राजधानी मैदान जी, ये हमारी हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, एक बार तो मैं जिस तरीके से वेशभूषा थी एकदम से पहचाना ही नहीं मैंने वहाँ गेट पे जब ये मिले, तो बहुत ही हमारी जो अपनी जो संस्कृति है वो पुरानी, उसको भी समेटे हुए उनको और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से मैं हरियाणा सरकार की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से हर तरीके से पूरा प्रयास किया जा रहा है, चाहे सब्सिडी देने का मामला हो, चाहे वो जगह उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे फिल्म सिटी का विकास करने का मामला हो, सरकार इसके प्रति जो है गंभीर है। और मैं डांगी साहब का इनका धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके के आदिल हुसैन जी जैसे और तमाम जो साथी चाहे बम्बई से, दिल्ली से यहाँ आए हैं, और हमारे जो युवा है विशेषकर जो इंटरेस्ट रखते हैं इस लाइन के अंदर, उनको मोटिवेशन भी दिलाने का काम आपने किया। और निश्चित तौर से वो इसको
यहाँ से अपना ज्ञान ले करके और आगे बढ़ने का काम जीवन के अंदर निश्चित रूप से करेंगे। मैं इसके लिए अगर किसी भी तरीके की मेरी कहीं भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो निसंकोच आप मुझे बताने का काम करें। तो इस तरीके के फेस्टिवल कराने में या और भी किसी टाइप की कोई भी मदद की ज़रूरत हो सरकार की तरफ से तो मैं आपके लिए हमेशा जो है तैयार रहूँगा। इन्हीं सब लोग हैं तो एक बार फिर से मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया और इस शानदार उत्सव फिल्म उत्सव के अंदर शामिल होने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय आदिल सर को इनवाइट करती हूँ मंच पर कि वो आए। हिफ की टीम उन्हें सम्मानित करना चाहती है। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, हमारे उत्सव का आपने गौरव बढ़ाया, हमारे उत्सव की शान आपसे हुई। आप सबका स्वागत है। ये सब हम हिफ की टीम हैं। हम सबके साझे प्रयासों से ही ये कार्यक्रम इतनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो अवार्ड हम दे रहे हैं, बलराज साहनी अवार्ड हम से सम्मानित करना चाहते हैं सर को, क्योंकि हिफ ने ये डिसीज़न लिया था कि जो भी शख्सियत हमारी बॉलीवुड में बहुत अच्छा मुकाम जिनसे बॉलीवुड स्थापित हुआ एक्चुअली, उनके नाम पे हम कुछ अवार्ड्स हमने रखे हैं। उनमें से है कि बलराज साहनी अवार्ड आदरणीय आदिल सर को हिफ की टीम की तरफ से। आयुष सर, आपके प्रयासों से ही ये सब हो रहा है। आपका साथ और सहयोग ना होता तो हम इतनी खूबसूरती से ये कार्यक्रम संचालित ना कर पाते और शहर की भी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आप सबके प्रयासों से ही संभव हो पाती है। तो उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, बल्कि पूरे शहर की तरफ से आपका धन्यवाद सर कि आपने समय निकाला। होता चला जाता है, सब व्यवस्थित ढंग से होता चला जाता है। हमें कोशिश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आप सब लोग का यहाँ पहुँचने। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर